स्टूडेंट्स, तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12 की फिजिक्स की चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, उनके बिहेवियर कैसे है, किसी मटेरियल में मैग्नेटिक बिहेवियर आती क्यों है, मैग्नेटिज्म की ऑरिजिन क्या है, अर्थ की मैग्नेटिज्म का रीजन क्या है, और साथ ही इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे मैग्नेटाइज करते हैं और वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कितनी मैग्नेटिक है और कितनी नहीं मैग्नेटिक है। तो इन सब को ध्यान रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो पहली टॉपिक इस चैप्टर की होगी वो है मैग्नेट के बारे में जानने से लेकर कि मैग्नेट क्या होते हैं। तो भैया मैग्नेट होते क्या है? तो मैग्नेट वो सब्सटेंस है जिनके पास दो तरह की प्रॉपर्टी तो पक्की होनी चाहिए। पहला है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और दूसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैग्नेट को तुम अगर मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाओ तो बोलोगे मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा सके। पर्टिकुलर केस में अगर हम तीन मटेरियल का नाम लें जिसमें वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, दैट इज नॉट एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े अगर मैं कर दूं या फिर बड़ा भी टुकड़ा रखूं और या फिर उन मेटल्स की मैं एलॉय भी बना दूं किसी और मेटल के साथ, फिर भी उसको अट्रैक्ट करेगा कौन? आपका मैग्नेट। और दूसरी चीज, अगर किसी मैग्नेट को आपने धागे से बांधकर हैंग किया है तो अपने आप वो रोटेट करते करते एक पोजीशन पर आके रुक जाएगा, और ये पोजीशन हमेशा ऐसा रहेगा कि उसका एक एंड पॉइंट ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, अर्थ की नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा और दूसरा एंड पॉइंट साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। कहने का मतलब इसके पास दोनों तरह की बिहेवियर होती है, डायरेक्टिव बिहेवियर एज वेल एज अट्रैक्टिव बिहेवियर। क्लियर है? तो ये है हमारा मैग्नेट। अब मैग्नेट को मैग्नेट क्यों बुलाते हैं? तो बहुत पुरानी बात है। एक शेपर्ड था जिसका नाम मैग्नस था और वो ग्रीस में था। तो वो एक माउंटेन रीजन में अपने गोट्स को लेकर गया था ग्रेजिंग करवाने के लिए, घास चराने के लिए। तो उसने नोटिस किया कि उसके पास जो स्टिक है जिसके दोनों एंड पॉइंट पर आयरन के रिंग्स लगे हुए थे, वो स्टिक पहाड़ में पत्थरों से अट्रैक्ट हो रहे थे, और वो पत्थर कुछ और नहीं थे, नेचुरल मैग्नेट्स थे। कहने का मतलब अर्थ के मैग्मा जब बाहर आती है किसी कारण से, वोल्केनिक इरप्शंस में या फिर टेक्टोनिक प्लेट के मिसमैच होने से, तो वो स्लोली जब सॉलिडिफाई होती है तो अर्थ की अपनी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो उसको मैग्नेटाइज करती है और वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लेकिन तब भी वो मेटेलिक चीज़ों को जिसमें निकेल, कोबाल्ट और आयरन हो उसको वो अट्रैक्ट कर सकती है। तो सिंस उसने खोजा था वो पत्थर जो लोहे से अट्रैक्ट होती थी, आयरन से अट्रैक्ट होती थी, तो मैग्नस के नाम पर उस ग्रीस में रहने वाले शेपर्ड के नाम पर है हमने मैग्नेट बुलाना चालू किया मटेरियल को। समझ में आया? तो दैट इज अ स्मॉल हिस्ट्री लेसन्स, बहुत पॉपुलर है। बट अपने आते हैं, दो तरह के मैग्नेट पॉसिबल है। एक है परमानेंट मैग्नेट, नेचुरल परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट्स। तुम बोलोगे नेचुरल परमानेंट मैग्नेट कैसे बनता है? अरे मोल्टेन मिनरल्स धरती से बाहर निकलते हैं, मेटल बाहर निकलते हैं, और जब वो सॉलिडिफाई हो रहे होते हैं उस वक्त वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज हो रहे होते हैं। जब वो सॉलिड रॉक बन जाते हैं तो उनके अंदर कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर रह जाती है। दोज आर नोन एज परमानेंट नेचुरल मैग्नेट्स। वहीं पर आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट को हम बिल्कुल इसी प्रोसेस से बनाते हैं बट मैनुअली। अब हम लोग को ऑलरेडी पता है लास्ट चैप्टर में पढ़ के कि सोलेनॉइड के कोर में हम लोग क्या देख सकते हैं बेटा? बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग उससे एक हाई वैल्यू की करंट पास करवाएं तो हम करते क्या है कि आयरन, निकेल या कोबाल्ट, इन तीनों की कोई एक एलॉय को उठा लेते हैं जिसको हम लोग प्लेस कर देते हैं उस सोलेनॉइड के एक्सिस के कोर में एकदम अंदर, और हम टर्न ऑन कर देते हैं क्या? इलेक्ट्रिक करंट। और थोड़ी देर तक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटाइज करती है उस मटेरियल को, और उस मटेरियल में मैग्नेटिक बिहेवियर चली आती है। क्यों आती है, कैसे आती है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये सब जानेंगे इस चैप्टर के थोड़ा आगे बढ़ने के बाद। पर उसको मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जो हमारी अर्थ सॉलिडिफाइंग मिनरल के साथ करती है, मेटल के साथ करती है, जो अर्थ के अंदर से बाहर आए मोल्टेन फॉर्म में, सेम वही काम हम एक सॉलिड पीस ऑफ एलॉय ऑफ निकेल, कोबाल्ट और आयरन के साथ भी करते हैं बट मैनुअल वे में। और हम सिंस हम करंट के अमाउंट
सोलेनॉइड में कंट्रोल कर सकते। इसी कारण से जो मैनमेड मैग्नेट होते हैं या फिर आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स। और आपको जिस साइज में चाहिए, जिस शेप में चाहिए, आपको वो अवेलेबल हो सकता है। इट कैन बी इजिली मैन्युफैक्चर्ड। तो आप अगर मार्केट में जाओगे तो नॉर्मली अपने लोग इन 4-5 शेप या फिर इससे भी ज्यादा शेप पाए जाते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट्स, यानी इस तरह का मैग्नेट बार की तरह, जिसकी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर की तरह भी हो सकती है। वैसी बात जिसका एक इन पॉइंट नॉर्थ दूसरा इन पॉइंट साउथ होता है। दूसरा है मैग्नेटिक नीडल, एक बहुत पतली नीडल हो सकती है जो बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करे, यानी एक तरफ नॉर्थ हो दूसरी तरफ साउथ हो। या फिर अब मैग्नेटिक नीडल को ही लोग कंपास भी बुलाते हैं। सिंपल, क्यों? क्योंकि उस नीडल के सेंटर में पिवट लगा होता है। पिवट मतलब जहां पर वो फ्रीली रोटेट कर सके, तो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करके वो हम लोग को डायरेक्शन बताता है और उसी को हम लोग कंपास भी बुलाते हैं। ठीक है, दैट इज द कंपास। अब नेक्स्ट आते हैं अपने लोग हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट कैसा दिखता है? तो भैया सिंपल सा, ये हॉर्सशू के शेप का होता है, यानी इस तरह के शेप का आप मैग्नेट देखोगे। नॉर्थ और साउथ, दिस इज द हॉर्सशू टाइप मैग्नेट। हॉर्सशू के शेप में होता है इसलिए इसका नाम भी है। दूसरा है बॉल एंड मैग्नेट। नेक्स्ट पेज में मैं इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये मैग्नेटिक नीडल जो कंपास की बॉडी में रहता है, तो ये फ्रीली इधर से इधर मूव कर सकता है और इधर से इधर ये स्पिन कर सकता है। तो ये नॉर्थ साउथ का रेस्ट है। ये हमारा रहा बार मैग्नेट। दूसरा रहा ये स्फेरिकल एंड पॉइंट विथ कनेक्टेड स्टेम, इस शेप की मैग्नेट। और ये रहा हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये 4 शेप के कॉमन मैग्नेट्स हैं। और भी शेप के मैग्नेट्स पॉसिबल। तुम बोलोगे कैसे कैसे शेप्स के? तो कॉइन शेप्ड, पिल शेप्ड, इवन सर्कुलर डिस्क शेप्ड भी अवेलेबल होते हैं, बहुत पतले पतले डिस्क। क्यूब के शेप के भी अवेलेबल होते हैं, इट डिपेंड्स। स्फेरिकल शेप्ड भी होते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है क्या? कि एक मैग्नेट छोटे पीस में, छोटे छोटे पीसेस आयरन, निकेल और कोबाल्ट की जो होती है उसको अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेट को जब आप हीप ऑफ आयरन फिलिंग के पास लाते हो तो मैग्नेट के एंड पॉइंट पर सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट होते हैं। वहीं पर जितने दूर आप जाते जाते हो मैग्नेट से, उतनी अट्रैक्शन घटती जाती है। यानी इस एंड पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम है और इसी एंड पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है उसको हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। हेंस हर एक मैग्नेट के पास 2 पोल है। अब दोनों पोल के बारे में आप बचपन से पढ़े होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। बट क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल पहले से ही पता रहता है अपने को? मैग्नेट को देखा पता चल गया? नहीं। उसका नाम नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसलिए रखा कि जब उसको हम सस्पेंड करेंगे तो उसकी एक एंड पॉइंट नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी जो अर्थ की ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और एक ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ पॉइंट करेगी, इसलिए नॉर्थ और साउथ पोल नाम रखा गया। क्लियर है? ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ये स्टील की नीडल अट्रैक्ट हो सकती है किससे? मैग्नेट से। सेकेंड इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब एक मैग्नेट को तुम धागे से बांधकर फ्रीली हैंग करने छोड़ते हो तो सिंस इट कैन स्पिन इन ऑल 360 डिग्री, तो ये चूज करता है कि किधर से इसको अट्रैक्शन फील हो रही है। तो मैग्नेट का वन एंड पॉइंट अर्थ के नॉर्थ से अट्रैक्ट होता है और दूसरा एंड पॉइंट साउथ से अट्रैक्ट होता है। तो जो एंड पॉइंट नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसको हम नॉर्थ सीकिंग या नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बुलाते हैं, और वहीं पर दूसरा एंड पॉइंट जो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको साउथ सीकिंग या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट भी बुलाते हैं। थोड़ी प्रॉपर्टी और आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे कि हमारे अर्थ के पास भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, अच्छे लॉजिक से अगर अप्लाई करें तो। लेट्स सी, आगे जानेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर 2 मैग्नेट्स के नॉर्थ और नॉर्थ को या फिर साउथ और साउथ को रखो तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? बुरी तरह से रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? बुरी तरह से रिपेल करेंगे। यानी these two should repel at any point, इनको रिपेल करना चाहिए। यानी अगर मैं एक मैग्नेट लूं साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के नजदीक ला दो, सिंस एक जैसे पोल हैं तो ये दोनों में क्या होगा? एक्सट्रीम रिपल्शन होगा। जैसे कि
यहां देखो आप, ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, ये साउथ है और ये साउथ है। अब देखो नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपने नजदीक में लाया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं लाइक पोल्स रिपेल इच अदर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं एक तरफ साउथ रखूं और एक तरफ नॉर्थ रखूं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जिससे हम ये बात कह सकते हैं कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। थोड़ा आपको सिमिलैरिटी लग रहा होगा कि सर यार सेम यही स्टेटमेंट तो हमने चार्जेस के लिए भी बोला था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो हाँ, ये जो पोल्स होते हैं वो वैसा ही बिहेव करता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव में दूसरे मैग्नेट के साथ, जैसा एक चार्ज दूसरे के साथ चार्ज के साथ रखता है। थोड़ी इसमें सिमिलैरिटी है, आगे जाके और सिमिलैरिटी भी देखेंगे लास्ट चैप्टर्स में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पर। तीसरा है मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल इस दुनिया में हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। किसमें एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। तुम बोलोगे कहने का मतलब नहीं समझ में आया। अरे भैया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, यानी तुम अकेले इस दुनिया में कहीं भी मैग्नेटिक नॉर्थ को घूमते नहीं देखोगे। तुम अकेले घूमते हुए पॉजिटिव चार्ज को देख सकते हो। कैसे, अरे सोडियम आयन पानी में घूम रहा होता है अकेले, जब सॉल्ट को तुम डिसॉल्व करते हो और वो जो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से ब्रेक होता है। लेकिन कभी भी आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल के नॉर्थ और साउथ को अलग अलग घूमते नहीं देखोगे। होता ये है कि जिधर नॉर्थ है उसके अपोजिट साइड साउथ होगा ही होगा। अगर मैं बीच से इसको ब्रेक कर दूं, लेट मी ब्रेक इट फ्रॉम मिडिल, आप बोलोगे बीच में काहे को तोड़ोगे, थोड़ा अलग साइड पे तोड़ दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है, जो भी आपकी चॉइस हो। मानो बीच में मैंने इसको तोड़ा, यहां पर से मैंने तोड़ा, जब मैं यहां से तोड़ूंगा तो ये टूटा हुआ पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट है। आप नोटिस करोगे नॉर्थ अगर इधर है तो साउथ अपने आप क्रिएट होगा, और इधर साउथ ऑलरेडी है पहले से तो नॉर्थ इधर क्रिएट होगा। फिर से मैं इसको दो दो टुकड़ों में बांटूं तो नोटिस करो ये दो पीस में बदलेगा। सिंस साउथ पहले से तो नॉर्थ जनरेट होगा और यहां नॉर्थ पहले से तो साउथ जनरेट होगा। यहां पर भी वही कंडीशन, आपने बीच से स्प्लिट किया तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ है तो राइट हैंड साइड में साउथ प्रकट होगा, और वहीं साउथ एंड राइट हैंड साइड में साउथ है तो लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ आएगा। यानी आप चाहकर भी कोई ऐसा मटेरियल मैग्नेटिक बना ही नहीं सकते जिसमें नॉर्थ पोल हो बट साउथ पोल नहीं हो, या फिर साउथ पोल हो या फिर नॉर्थ पोल नहीं हो। यानी एक बात कहना जायज होगा कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज की तरह एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या फिर आइसोलेटेड करके नेगेटिवली चार्ज कर सकते हो, लेकिन किसी भी मैग्नेट में आप एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को आइसोलेट करके अलग कभी भी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर, सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप बोलोगे कि नहीं समझ में आया, मैग्नेटिक इंडक्शन समझा रहा हूं। अगर कोई इंसान एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के नजदीक लेके जाता है और बार बार रिपीट करता है ले आना, तो गारंटीड है कि दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर मैग्नेटाइज हो जाएगा और थोड़ी मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्क्रू ड्राइवर लो स्टील वाली, और एक बार मैग्नेट के ऊपर ले जाओ, रब करके वापस लाओ, फिर ले जाओ, रब करके वापस लाओ, फिर ले जाओ, रब करके वापस लाओ, फिर ले जाओ, रब करके वापस लाओ। ऐसे 50 से 60 बार करें और उसके बाद आप देखोगे वो पेपर क्लिप्स को, स्क्रूज को अट्रैक्ट करना चालू करता है। दैट मीन्स इट इज ट्रू। तो इसको बोलते हैं इंडक्शन। वहीं पर दूसरा तरह का इंडक्शन बात कर रहा हूं, वो तो कब इंडक्शन होगा, जब हमने बार बार मैग्नेट की फील्ड के नजदीक किसी मैग्नेटिक मटेरियल को ले गए। पर अज्यूम करो मैंने एक कॉइल लिया है, अज्यूम करो मैंने एक कॉइल लिया है या लूप लिया है करंट की, और यहां पर हमने क्या लिया है, गौर से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हमने यहां लिया है एक मैग्नेट, और मैग्नेट को हम आगे ले जा रहे हैं और पीछे ला रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और पीछे ला रहे हैं।
जब आगे लेके जाओगे तो नोटिस करो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस entering this number of field lines entering this coil is very high, और जब दूर ले जा रहे तो घट रहा है, यानी यहां टाइम के साथ वैरी करने वाला क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा आप करते हो तो भी इस लूप के अंदर खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना स्टार्ट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड किसी लूप में कब आ सकता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो। इन टर्न्स ये लूप इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा करेगा और उससे मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, और हमारी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखने लगेगी। यानी अगर हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के सामने में या नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के सामने में, वहां पर अनदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, क्रिएट होती है, वो ट्रांसफर होती है, क्रिएट होती है दूसरी चीज में। उसके कारण उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी दिख सकता है और इलेक्ट्रिक करंट भी दिख सकता है। सो दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस जब उसके नजदीक ले आया जाता है। जब नॉर्थ पोल सॉफ्ट आयरन के नजदीक लाया जाता है साउथ पोल, तो मैग्नेट आयरन बार को अट्रैक्ट कर पाता है, और वो आयरन जो मैग्नेट के करीब था वो भी टेम्पररीली मैग्नेटिक हो जाती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या? तो मैग्नेट के किनारे, मैग्नेट के आसपास का जो स्पेस है जिसमें उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन जो वो किसी दूसरे मैग्नेट पर या मैग्नेटिक मटेरियल पर अप्लाई कर सकता है, उसकी जो पैटर्न होती है फोर्स की एप्लीकेशन की, उस पैटर्न को, उस फोर्स एप्लीकेशन पर यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ही अपने लोग क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बुलाते हैं। यानी स्पेस अराउंड अ मैग्नेट जिसके अंदर उस मैग्नेट की इन्फ्लुएंस और किस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस होगा ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम उसको क्या बुलाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बुला सकते हैं। अब उसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फील्ड लाइंस को पैरेलल दिखाते थे बीच में इक्वल गैप्स के साथ ऑलवेज, तो उसको यूनिफॉर्म बोलते थे, वही होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला रिप्रेजेंटेशन इधर देखो, ये बोर्ड के प्लेन के अंदर ये तीन लाइन अगर पैरेलल है इक्वल गैप के साथ, तो ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, बट ये इसको बोलते हैं आउटसाइड द प्लेन, यानी आउटवर्ड द प्लेन, यानी आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर आता हुआ। और ये क्रॉस रिप्रेजेंटेशन है इनवर्ड द प्लेन। अब तुम बोलोगे इनवर्ड द प्लेन क्यों है भाई? तो आपने कभी एरो देखा है, तीर को देखो, तीर पे नोटिस करना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जब एरो आप देखोगे तो एरो की एक टिप होती है ऐसे, और पीछे एक टेल होता है जिसमें कई बार फेदर लगाए रहते हैं और कई बार एबीएस मटेरियल भी लगा रहता है ग्रिप करने के लिए आपको। ये जो टेल होता है ना, स्टील को पीछे से अगर देखोगे तो तुमको क्रॉस बनता हुआ दिखेगा। इस टेल को लो और पीछे से देखो, यानी ऐसा बनता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस करके फेदर सेट किया होता है ताकि फिंगर से आप होल्ड कर सको या फिर फिंगर से होल्ड कर सको। तो अगर आप एरो अपने से दूर मार रहे हो, यानी किसी चीज के अंदर एरो मार रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर फील्ड इस प्लेन के अंदर जा रही है, इनटू द पेज जा रही है, तो तीर तो अंदर जा रही है क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एरो होता है, तो एरो की टिप दिखेगी हमको या फिर उसकी टेल दिखेगी, तो उसकी टेल दिखेगी क्योंकि वो हमसे दूर पेज के अंदर जा रहा है। तो इनवर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन टेल से करते हैं, एंड सिंस आउटवर्ड में एरो की टिप हमको दिखेगी अपने तरफ आते हुए, तो हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट है, ये डॉट रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्रॉस है। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड द प्लेन, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड द प्लेन। तो जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा, राइट इट डाउन। ये सब आप पिछले चैप्टर्स में भी देख चुके हो क्योंकि मैं इसको डिस्कस करवा चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में से नोट्स डाउनलोड कर लेना इस टॉपिक की। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बोला था, मैं यहां पर भी बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्योमेट्रिकल इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन किसके फॉर्म में?
कंटिन्यूअस कर्व्स के फॉर्म में। अच्छा, कंटिन्यूअस कर्व्स तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा जिधर भी कर्व जा रहा हो उसके किसी एक पॉइंट पर मेरे को अगर फील्ड निकालना हो तो मैं वहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और एरो उसी डायरेक्शन में रखूंगा जिस डायरेक्शन में कर्व जा रही होगी। मेरे को पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल पर फोर्स किधर लगेगा। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as a curve tangent to which any point gives direction of magnetic field at that point। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में किसी आइसोलेटेड नॉर्थ को अगर हमने एज्यूम करके प्लेस किया होता तो वो पुश हुआ होता तो भैया आपने बोलेंगे। यानी इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द पाथ अलोंग विच यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इफ फ्री टू डू सो। यानी नॉर्थ पर जिधर पुश लगेगा उसको मैं ट्रेस करता जाऊं कंटिन्यूअस कर्व का यूज करके, मूव कर करके, तो उन फोर्सेस के ट्रेसेस को जब कनेक्ट करके कर्व बनाएंगे तो वही कर्व होता है। इसके किसी भी एक पॉइंट पर अपने को फोर्स निकालना हो तो बिल्कुल सिंपल सा डॉट लो, टेंजेंट ड्रॉ करो, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में कर्व हो। ये नॉर्थ पोल पर लगा हुआ पुश मिलेगा, साउथ पोल का पुश जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। चलिए, क्योंकि नॉर्थ जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किधर है? साउथ है। अगर नॉर्थ आई कैप की तरफ है तो साउथ माइनस आई कैप की तरफ है। अगर नॉर्थ माइनस जे कैप की तरफ है तो साउथ जे कैप की तरफ है। सिमिलरली आप के कैप के लिए भी इमेजिन कर सकते हो। तो दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो टेक इट डाउन, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करते हैं। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये आप शुरू से देखते आ रहे हो, कई को देखते आ रहे हो। तो भैया याद होगा हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल जब पढ़ा था क्लास 10th में और क्लास 12th में भी, कि कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, अपने को उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो राइट हैंड को लेंगे, उसकी थंब को करंट के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे और करंट अपवर्ड जा रही है और फिंगर को कर्ल करेंगे, इसको होल्ड करते हैं। मेरी फिंगर जिधर कर्ल होगी यानी इस तरफ कर्ल, तो इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब देखो जहां से शुरू हो रहा है सर्कल में वहीं खत्म हो रहा है और इक्वल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, टेंजेंशियल टू दिस सर्कल। तो हाँ भाई, ये क्लोज्ड लूप बनाएगा बराबर। दूसरा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। शुरू एक जगह से होता है, खत्म एक जगह से होता है अकेला मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पर वो अकेला मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी किसी दूसरे वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कट नहीं कर सकते। दोनों फील्ड वेक्टोरियली जुड़कर एक नया फील्ड लाइन दे सकते हैं, पर दोनों एक साथ रहते हुए इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीजन सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक ही पॉइंट पर दो यूनिक डायरेक्शन होना वेक्टर के प्रॉपर्टी को तबाह करता है कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर डायरेक्शन दो दो डिफाइंड है। कभी हो सकता है क्या? नहीं, डायरेक्शन यूनिक होती है तो यूनिक फील्ड लाइंस मिलेगी उस जगह। अब ये बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्प्रेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर वेयर द फील्ड इज वीक। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, अब कोशिश करना समझने की। ये ऐसा बोल रहा है, ये डायग्राम आपने 10वीं कक्षा में देखा होगा पर मैं ये रिपीट कर देता हूं। अगर किसी मैग्नेट को मैं लूं, इधर है नॉर्थ है, इधर है साउथ। अपने लोग जानते हैं कि नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज की तरह सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का और साउथ सिंक होता है मैग्नेटिक फील्ड का। यस, कोई दिक्कत है? सोर्स
इस डायग्राम को करने के लिए मेरे को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ी छोटी मैग्नेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं डायग्राम तो करेक्ट दिखा दूंगा बट उसकी मीनिंग थोड़ी बदल जाएगी। चलो मैं छोटी मैग्नेट बना रहा हूँ थोड़ी सी, इतनी बड़ी मैग्नेट के साथ सारे फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। नॉर्थ और साउथ, होता क्या है कि नॉर्थ के पास से फील्ड लाइन जनरेट होती है और साउथ में जाके टर्मिनेट होती है। पूरी दुनिया घूम करके ये फील्ड लाइन आएगी और वापस साउथ में इंटर करेगी ही करेगी। अब नजदीक में क्या होता है देखना, नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूं। फील्ड लाइन निकलेगी तो वापस जरूर आएगी, यानी क्लोज लूप बना रही है। नोटिस करना, समझ में आया? अब इधर से भी वही हाल होता है। देखो मैंने इंटरसेक्ट किया ना, आप फील्ड लाइन को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। एग्जाम्पल के लिए भी फील्ड लाइन ड्रॉ करना, तो रूल्स नेवर ब्रेक इन द फिजिक्स। अगर आप रूल ब्रेक कर रहे हो तो भैया आपने फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक करी है। आप बोलोगे कि ओके, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन जा रही है, परफेक्ट। अंदर में क्या होता होगा? अंदर में जस्ट अपोजिट होता है। द लूप कंटिन्यूस। द लूप कंटिन्यूस। द लूप कंटिन्यूस। आप नोटिस करना इसमें, ये लूप कंटिन्यू रहता है, यानी हर एक लूप इनिशिएट होता है नॉर्थ से साउथ पे खत्म होता है, जबकि मैग्नेट के अंदर साउथ से शुरू होकर नॉर्थ को जाता है लूप को कंप्लीट करने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिंदगी भर लूप कंप्लीट करेंगे। दूसरा, ये आपस में कटेंगे छटेंगे नहीं, और एंड पॉइंट पर देखो फील्ड लाइंस बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं, इसलिए एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है, और वहीं पर मिड वाले पॉइंट पर जितनी दूर जाते जाओगे इनके बीच की गैप बढ़ते जाती है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाता है। क्लियर? यही पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था। तो ये था तीसरा पॉइंट। दे फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल विद इन अ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ फील्ड लाइन आती है। नोटिस कीजिएगा, अंदर में साउथ से नॉर्थ आती है, वहीं पर वेयर इज बाहर में नॉर्थ से साउथ पोल जाती है फील्ड लाइन। क्यों? क्योंकि लूप बनाती है। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, नॉर्थ पर पुश कितना लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है वो बताएगा, यानी यूनिट नॉर्थ। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, अगर समझ में आया तो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल। लास्ट से हम लोग टॉर्क पर रहे थे कि एक लूप को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें, एक लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें, तो लूप का एक आर्म आगे पुश होगा, एक आर्म पीछे पुश होगा, और वो लूप स्पिन कर सकता है, यानी इस पर टॉर्क लगेगी। तो भैया टॉर्क क्या लगेगी? तो याद करो, टॉर्क की एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, एम क्रॉस बी, जिसको एम बी साइन थीटा रख सकता है। यानी जो टॉर्क लग रही है वो किस काम के लिए लग रही है? चलिए एक पेज क्रिएट करते हैं और समझते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझते हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने ने लिया, और ये है हमारा क्या? लूप, या फिर लूप छोड़ो, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। आप जानते हो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के ऊपर नॉर्थ है, तो नॉर्थ इधर पुश होगा, इधर साउथ पुश होगा। आप बोलोगे ओके ओके आई नो इट, और बीच में आएगी थीटा।
यहां से जितनी मैं अपोजिट एंगल में घुमाऊं, ध्यान से देना, अपोजिट एंगल में जितनी घुमाऊं उतनी ही ज्यादा मेरा वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट, और मैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना चालू करूंगा। यानी कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करने पर ही किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। रीस्टोरिंग फोर्स माने क्या, ग्रेविटी दे बाबा, ग्रेविटी पर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाके छोड़ो, वो वापस नीचे पहुंचना चाहेगा। पानी को ऊपर ले जाके छोड़ो, नीचे पहुंचना चाहेगा। जब तुम उसको ऊपर ले जाते तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि आपने रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम किया है, उसके विरोध में काम किया है। यहां पर भी ये इसको इधर स्पिन करना चाह रही है और तुम आगे मूव कर रहे हो। तुम बोलोगे कि ठीक है सर, बताओ क्या आंसर आएगा। तो मैं तो जानता था एम बी साइन थीटा आएगा। तो वर्क डन, छोटी सी वर्क डन, कितने के लिए, छोटी सी वर्क डन, किस चीज के लिए, तो घुमाने के लिए, किसको, तो एक छोटी सी डी थीटा एंगल तक के घुमाने के लिए डाइपोल में जो काम करना पड़ेगा वो करना क्या पड़ेगा, हाँ थोड़ा करेक्शन। तो जिस तरह से स्ट्रेट लाइन में वर्क डन में हम लोग निकालते हैं, लीनियर मोशन में वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स, वहीं पर इधर होता है टाउ इनटू डी थीटा। छोटी सी एंगल डी थीटा ले जाने में जो वर्क डन होगा, ये जो छोटी सी एंगल डी थीटा रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में जो वर्क करना होगा वो होगा टाउ डी थीटा, और यही होगी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल तक रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, नथिंग विल बी एम बी साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रल फ्रॉम थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक इक्वल टू यू, और यू भी क्या, डेल्टा यू। क्लियर है। अब आगे क्या है, तो आप जानते ही हो कि साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन होता है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा और थीटा 2 से थीटा 1, यानी डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 1। अगर हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की होगी, यानी यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। और इसी को अगर लेफ्ट और राइट को कंपेयर करें तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा है तो उस समय कितनी वो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर होल्ड करके रखता है, उसको निकालने का फॉर्मूला आएगा, एंड दैट इज माइनस पी डॉट, पी नहीं होगा बेटा यहाँ पर, पी होता कब, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता, तो यू थीटा क्या होगा, माइनस एम डॉट बी। नोटिस कीजिएगा इस बात को कि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट किया जाने वाला काम को ही पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं अपने लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच बोलते हैं ना अपने लोग। तो वर्क डन किसके अगेंस्ट हुआ है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ है। तो एच हाइट ऊपर ले जाने पर माइनस एमजीएच काम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा, एमजीएच। दिस इज द लॉजिक। तो टॉर्क से हम लोग का निकला वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, और यही होगी हमारी एनर्जी। तो ये है कंप्लीट डेरिवेशन की एक्सप्रेशन। यानी अगर यू थीटा कोई पूछे तो मैं माइनस एम डॉट बी लिखूंगा, और कोई टॉर्क एट एंगल थीटा पूछे तो मैं लिखूंगा एम क्रॉस बी। ये दो चीजें, और अगर आप गौर से देखोगे ना
तो ये टॉर्क की फॉर्मूला इलेक्ट्रिक डाइपोल से मैच करती है, P क्रॉस E माइनस P डॉट E। दोनों में सिमिलैरिटी है डिफरेंट होने के बाद भी, जो हम आगे नोटिस करेंगे। अब आती है सवाल वही स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली। तो जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि सिंस लूप के आर्म्स पर, लूप जो इलेक्ट्रिकल लूप होती है उसके दो आर्म्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, तो ये ऑलवेज स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब वो इस इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा नेट फोर्स जीरो होने के कारण, या नेट, लेकिन टॉर्क तो यहां जीरो नहीं हो रहा है ना। तो गौर देने की बात होगी कि कब जाकर ये टोटल इक्विलिब्रियम में पहुंचता है। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कोई मेरे से पूछे तो मैं बोलूंगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो नोटिस कीजिए कि क्या कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम निकलेगा यहां पर। तो जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट में लोएस्ट एनर्जी कब आएगी, जब m डॉट बी सिंपल मल्टीप्लीकेशन में बदल जाए। और डॉट प्रोडक्शन सिंपल मल्टीप्लीकेशन में कब होता है, जब ये दोनों पैरेलल, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी वहां से तुम अगर डिस्टर्ब भी करते हो मैग्नेटिक डाइपोल को, लूप को रोटेट भी करना चाहते हो, तो वो अपने पुराने स्थान पर वापस आना चाहिए, पुराने जगह पर वापस रिटेन करना चाहिए, एंड दैट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कहां होगा, अनस्टेबल कब होगा, जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे। तो डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस डॉट प्रोडक्ट की माइनस एम बी, और माइनस माइनस प्लस। वो कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल होगी 180 डिग्री, यानी बोथ आर अपोजिट। तो आपने क्या किया है, लूप को 180 डिग्री पलटी मार दी एंड देन छोड़ा, वो हाईएस्ट एनर्जी के साथ स्पिन होकर वापस आएगा। दैट मींस दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी भी टोटल फोर्स जीरो है लूप के ऊपर, लेकिन स्टिल टॉर्क की हाईएस्ट अमाउंट लग रही है। क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए और समझिएगा। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यानी पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम तो इक्विलिब्रियम स्टेबल, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। पर दोनों केस में इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स जीरो ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, एनालॉजी निकालते हैं किसके बीच में, तो जो हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो फ्री स्पेस कांस्टेंट या मीडियम कांस्टेंट, या फिर मीडियम कांस्टेंट, या फिर क्या कांस्टेंट, मीडियम कांस्टेंट। और यानी मीडियम कांस्टेंट आता है 1/ε0 इधर और म्यू नॉट। क्यों? तो हम लोग जाना था कि परमिटिविटी अगर ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डैम्पन होती है, कम होती है, और वहीं पर परमिएबिलिटी कहीं ज्यादा हो, इसका मतलब वो मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, वो खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है पुराने मैग्नेटिक फील्ड में, एंड इट इज इनहैंसिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट रीजन। तो इसलिए ये न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर में आता है। डाइपोल मोमेंट देखो, P आता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर आता है। इधर लेंथ वाले वेक्टर को हम एज्यूम करते हैं P वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहां पर एरिया वाले वेक्टर को, यानी लूप के सरफेस के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से निकाले, करंट की तरफ फिंगर कर्ल करो और थंब बताएगा एरिया वेक्टर, हम उसको कंसीडर करते हैं। यहां पर ये एरो, ये वाली वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे आती है और इसकी लेंथ के अलावा। उसी तरह से याद होगा हम लोगों ने एक छोटी सी सर्कुलर लूप का केस लिया था, जिसके एक्सिस पर अगर बहुत दूर, इस लूप की रेडियस बहुत छोटी कर दो, एक्सिस पर रखो, तो वो फॉर्मूला ऐसा कसम हो जाता है, एक्सियल। एक्सियल तो उसमें क्या था, μ0/4π आ रहा था 2m/r³। यानी ये वाली पार्ट में चेंज हो गया, 2 रह गया, p डाइपोल मोमेंट हो गया, r³ x³ के बराबर हो गया। वहीं इक्वेटोरियल केस भी है एग्जैक्ट उसी चीज का।
और वो भी इसी तरह से काम करता है। माइनस बाहर आता है, यहां भी आता है, P की जगह पर M आता है, डिस्टेंस जगह पर R क्यूब आता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी इलेक्ट्रिक डायपोल P क्रॉस E देता है और यहाँ M क्रॉस B देता है, और यहाँ माइनस P डॉट E और यहाँ माइनस M डॉट B। ये दोनों देख के आपको समझ में आएगा कि ये डुअल की तरह है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के कांस्टेंट अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी जरूर इन दोनों में कोई गहरा रिश्ता रहा होगा। अभी तक तो रिश्ता पता भी चल गया होगा। कैसे? तो भैया अगर चार्ज की मूवमेंट लाते हैं, करंट लाते हैं, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हुए दिखता है, क्रिएट होता हुआ दिखता है, प्रकट होता हुआ दिखता है, इंड्यूस होता हुआ दिखता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बदले समय के साथ, तो हमको करंट भी इंड्यूस होता हुआ दिखेगा। अब बोलोगे क्यों? मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। तो वो चीजें आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा और आगे भागते हैं। बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड। बेटा सोलेनॉइड और बार मैग्नेट एक जैसा है। आप बोलोगे कैसे? हाउ कैन यू से दैट ये दोनों एक जैसा है? तो अगर आप एक लूप लो, किस चीज का लूप? तो वायर का। तो एक लूप अगर लेते हो, एक लूप लेने का मतलब, मैं थोड़ा सा वायर यहां से उठा के दिखा दूं आपको। एक लूप लेना मतलब ये लेना, लेट मी शो यू। एक लूप लेना मतलब इस तरह का एक लूप लेना, और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करो। अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप राइट हैंड लोगे और बोलोगे पेज के बाहर नॉर्थ आएगी, पेज के बाहर साउथ आएगी। बेटा अगर दूसरा लूप भी मैं इसी डायरेक्शन में बना दूं, तो इधर भी नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ, दोनों फील्ड वेक्टरियली ऐड हो जाएंगे ना। यानी हर एक छोटा लूप एक टाइनी से मैग्नेट का काम करती है, और मैं इसी को टाइटली वाउंड करके बढ़ाता जाऊं सोलेनॉइड के फॉर्म में, तो गारंटीड है फील्ड लाइंस भी एक जैसे ही बनेंगे। क्योंकि थोड़े दिन में फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होने के बाद इधर से एंट्री मारेगी और इस वायर के आसपास स्पिन होके, बंडल ऑफ वायर के पास स्पिन होके आएगी, और इधर से आएगी और जो सेंटर में जाएगी वो आर पर जाएगी। यही तो बार मैग्नेट की होती है। अगर ये बार मैग्नेट होता तो यहां पर भी तो वही दिखता, आउट इन आउट इन, जितनी दूर जाओगे उतनी वीकर फील्ड होती जाएगी। सो दीज टू एक्ट्स एज व्हाट? सिमिलर वे। कैसे सिमिलर वे? चलो देखते हैं। पहला चीज, जब करंट एक सोलेनॉइड के थ्रू पास होता है, तो आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हो? पहली नंबर, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली बिकम्स रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी अगर मैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हवा में लटकाऊं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंग होगी। क्यों? क्योंकि मानो कि ये सोलेनॉइड है और करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं डाउन करूं तो इधर मेरे को क्या दिखेगी? नॉर्थ, और इधर क्या दिखेगी बेटा? साउथ। अगर मैं हैंग करूंगा तो पक्का नहीं, साउथ ऐसे नहीं, साउथ ऐसे। तो आप बोलोगे कि ओके, जब मैं हैंग करूंगा तो वो नॉर्थ साउथ में तो अलाइंग हो ही जाएगी। दो करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब हम करीब लाते हैं, तो वो अट्रैक्शन भी करता है और रिपल्शन भी करता है। डिपेंड करता है किस साइड को हम लगा है। सिमिलर साइड्स को कांटेक्ट में लाते तो वो रिपल्शन होती है, और अपोजिट साइड्स को कांटेक्ट में लाते तो वो अट्रैक्शन होती है। कंडीशन ये है कि दोनों में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए, यानी दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने चाहिए। वहीं पर थर्ड, लाइन ऑफ फोर्स बार मैग्नेट का बिल्कुल इसी तरह से दिखता है। जरा गौर से देखिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। सोलेनॉइड के लिए भी अगर फील्ड लाइंस की डायग्राम को आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी की तरह दिखेगा। किसकी तरह? यह है बार मैग्नेट, इधर है नॉर्थ और इधर है साउथ। और इधर देखिए ये कैसा है, ये करंट पेज के बाहर ऐसे घूमते हुए जा रही है, तो मैं हाथ से करंट करूं इधर नॉर्थ इधर साउथ, ये सारे लूप में ऐसे सर्कल घुमाकर फील्ड बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये करंट ऐसे है तो बाहर की तरफ लूप कैसे बननी चाहिए? ये पॉइंट से पेज के बाहर करंट आती है और घूम के फिर नीचे से अंदर जाती है, तो नीचे फील्ड ऐसे घूम के जाएगी और बाहर फील्ड ऐसे घूम कर जाएगी, और सेंटर में सारे फील्ड कनेक्ट होके निकलेंगे नॉर्थ टू साउथ। तो दोनों की फील्ड डायरेक्शन बहुत सिमिलर है। कहने का मतलब
एक सोलेनॉइड और एक बार मैग्नेट में पूरे फील्ड की ओरिएंटेशन की सिमिलैरिटी होती है। हैंस एक सोलेनॉइड को आप बार मैग्नेट का इक्विवेलेंट और एक बार मैग्नेट को आप सोलेनॉइड का इक्विवेलेंट बता सकते हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये क्या लिखा है, तो नेक्स्ट टॉपिक है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा होगा B डॉट डी एस इक्वल टू 0, यानी टोटल फ्लक्स, ये एरिया वेक्टर, तो टोटल फ्लक्स इज 0 और ना इनसाइड अ क्लोज सरफेस। अब ये कहां से आया, कैसे 0 हुआ, ये कई लोग पूछना चाहते हैं, तो मैं बताना भी चाहता हूं। अगर तुम एक छोटी सी मैग्नेट को उठाओ नॉर्थ और साउथ, तो आप जानते हो गॉसियन सरफेस लेने का एक रूल है कि जो चीज चार्ज कैरी करती हो या जो चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करते हो वो गॉसियन सरफेस का बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा। तो मेरे को तो ये पूरा कवर करना पड़ेगा, और आप जानते हो जितनी फील्ड लाइन यहाँ इंटर मारेगी उतनी ही यहां से एग्जिट मारेगी। और उतनी ही लाइन यहां से एंट्री भी मारेगी। तो इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स बराबर होने के कारण टोटल फ्लक्स शून्य आता है। तो बोलोगे ओह माय गॉड, यानी जितने एक पूरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को गॉसियन सरफेस के अंदर डालोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वल स्ट्रेंथ का होने के कारण जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी उतनी साउथ में इंटर कर जाएगी, यानी टोटल आउटगोइंग फील्ड लाइंस इक्वल्स टोटल इनकमिंग फील्ड लाइंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जोड़कर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिजिकली इसका मतलब क्या होता है कि दुनिया में कभी भी आप मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को अलग कर पाते तो गॉसियन सरफेस के अंदर आइदर पॉजिटिव आउटगोइंग मिलती या पॉजिटिव इनकमिंग मिलती, यानी सिर्फ इनकमिंग या सिर्फ आउटगोइंग प्राप्त करने के लिए मेरे को नॉर्थ या साउथ को आइसोलेट करना पड़ेगा। सिंस ये आइसोलेट नहीं हो सकते, इसका मतलब मोनोपोल यानी सिंगल पोल मैग्नेटिक में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो गॉस लॉ तो सिंपल है, यहां डाइपोल हमेशा साथ में रहेगा, इसलिए जितनी फील्ड लाइन बाहर आएगी उतनी ही अंदर आएगी, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। बट इसका फिजिकल मीनिंग है मैग्नेटिक monopoles does not exist। ऐसा नहीं बोल सकते कि सरफेस के अंदर नॉर्थ थोड़ा ज्यादा था, साउथ थोड़ा सा कम था, तो टोटल पॉजिटिव नॉर्थ हो गया तो आउटगोइंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। या फिर ये भी नहीं कर सकते कि थोड़ा ज्यादा साउथ हो गया था, थोड़ा कम नॉर्थ हो गया था, कैंसिल आउट होकर नेगेटिव फ्लक्स आ गया। हमेशा फ्लक्स 0 रहेगा कोई भी क्लोज सरफेस से इन अ मैग्नेट। इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है कि आप दुनिया में ऐसी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बना सकते जिसमें आप पोल को आइसोलेट करके रख सकें। इज दैट क्लियर? अब एक छोटी सी चीज डिस्कस करना है आपसे। जब भी हम लोग बोलते कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन से आता है, एक्सेलरेटेड चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉब्लम ये आता है कि अच्छा अगर ऐसा ही होता, अगर यही सत्य है जो आप बोल रहे हो वो परफेक्टली सत्य है, तो सर हमारे अर्थ को अट्रैक्ट, हमारा अर्थ मैग्नेट को अपने नॉर्थ और साउथ की तरफ अट्रैक्ट ही क्यों करता है? तो यार चलो एक पिक्चर बनाता हूं आपको थोड़ा सा रियलाइज कराने के। ये ठहरा अपना अर्थ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, यहां से देखना ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये ज्योग्राफिकल साउथ है, यानी साउथ दैट इज ज्योग्राफिकल, यानी ज्योग्राफी के अनुसार जो हम मैप्स देखते हैं उसके अराउंड नॉर्थ और साउथ मैंने बता दिया। अब नोटिस करो कि इसके तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होता है और इसके तरफ मैग्नेट का साउथ पोल अट्रैक्ट होता है। अरे मैग्नेट को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? कोई दूसरा मैग्नेट ही। तो प्रॉब्लम तो अब आता है, अगर एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही अट्रैक्ट करेगा तो प्रॉब्लम है। तो बोलोगे क्या प्रॉब्लम है? सिंपल तो है। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ऐसा लगता है कि मानो अर्थ के अंदर किसी ने बड़ा सा मैग्नेट छुपा के रखा है। तो बोलोगे हैं मतलब, हाँ, अर्थ के अंदर किसी ने बड़ा सा मैग्नेट छुपा के रखा है और इस मैग्नेट का इधर साउथ
पोल होता है और इधर नॉर्थ पोल होता है। तो अर्थ की अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑरिजिन कहां से है ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अपनी भी होती है। और इसीलिए जहां अर्थ का ज्योग्राफी पर नॉर्थ पोल होता है वहीं अर्थ की मैग्नेटिक साउथ पोल होती है, और जिस जगह पर अर्थ की ज्योग्राफिकल साउथ पोल होती है वहीं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होती है। इसलिए अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ मैग्नेट की नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, और अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ मैग्नेट की नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है। जरा ध्यान से देखते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में लिख रहे हैं, अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में कुछ फैक्ट लिखना, ये एमसीक्यूज में आता है। अर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल it is magnetic south pole. Take south pole. Earth's geographical अब अर्थ की रोटेशन किधर होती है? इस तरफ होती है। अर्थ इस तरफ स्पिन करता है, तभी तो ईस्ट टू वेस्ट हमको सन दिखती है। तो अर्थ स्पिन कर रहा है कॉन्स्टेंटली अपने एक्सिस पर। क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। तो आप बोलोगे स्पिन करने से क्या फर्क पड़ता है? होगा उसका कोई और रीजन, आई डोंट नो। बट यार ये अर्थ के अंदर किसने मैग्नेट डाला? बेटा अर्थ के अंदर मैग्नेट डाला भी नहीं जा सकता। क्यों? ग्रीक लोगों को यही लगता था कि अर्थ के अंदर किसी ने खोद के मैग्नेट डाल दिया, कोई भगवान, कोई देवता, कोई दूसरे प्लैनेट से आया हुआ एलियन कुछ तो करके गया है। इसलिए अर्थ लोड स्टोन को यानी फिर नेचुरल मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी अर्थ का जहां नॉर्थ है वहां जरूर एक बड़े से मैग्नेट का साउथ होगा, जिससे बाकी सब मैग्नेट का नॉर्थ अट्रैक्ट होता है। ऐसा लोगों को लगता था। खुदाई की गई, सब कुछ की गया, नहीं मिला। तो एक चीज दिमाग में आया लोगों के कि मे बी नहीं हो अंदर मैग्नेट। क्यों? क्योंकि अर्थ के मेंटल आउटर कोर तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर इतनी बढ़ जाती है कि मॉलिक्यूलर डाइपोल जो एक डायरेक्शन में अरेंज होकर मैग्नेटिक बिहेवियर देंगे, वो वाइब्रेशन से अनअरेंज होकर पूरी मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर जाएगा। परमानेंट मैग्नेट, उसके सारे डाइपोल अनओरिएंटेड हो जाएंगे वाइब्रेशन के थ्रू। तो यार टेम्परेचर तो मैग्नेटिज्म का दुश्मन है। तो अर्थ के अंदर बड़ी सी मैग्नेट घुसेड़ भी नहीं सकते अपने लोग, रख भी नहीं सकते। हुआ क्या? तो हुआ ये बच्चे कि जो हमारा इनर कोर है वो सॉलिड होता है, प्रेशराइज्ड लिक्विडिफाइड मेटल, वो सॉलिड होता है। टेम्परेचर उतनी होती है कि उसको लिक्विड बनाया जा सके, लेकिन पूरी अर्थ की सारी लेयर की प्रेशर होती है वो सॉलिड होता है। लेकिन जस्ट उसके बाहर आउटर कोर लिक्विड की फॉर्म में होता है, और मोस्टली वो आयरन और कोबाल्ट से बना होता है। नीफे बोलते हैं उसको, NiFe। छोटे क्लासेस में तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। और जब उतनी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर वहां पर दूसरे केमिकल के एब्सेंस में जब एटम्स आयनाइज होते हैं और अर्थ जब इधर स्पिन करता है, तो आयनाइज पार्टिकल क्या क्रिएट करते हैं? करंट की लूप क्रिएट करते हैं। इट क्रिएट्स अ लूप ऑफ द करंट। मिलियंस ऑफ आयंस लूप क्रिएट करते हैं, और अपने जब कर्ल करेंगे तो अपने को रियलाइज होगा, ओ माय गॉड, अगर सच में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट नहीं होगी बेटा, वेस्ट टू ईस्ट होगी। अगर वेस्ट टू ईस्ट घूमेगा तभी तो मेरा सन उल्टा चलता हुआ दिखेगा। तो अगर हमारी अर्थ ऐसे रोटेट करती है तो तुम
कर्ल करो तो नीचे नॉर्थ पोल और ऊपर साउथ पोल दिखनी चालू हो जाएगी और आप सरप्राइज हो जाओगे, ओ माय गॉड। इसका मतलब अर्थ के स्पिन करने का कारण और अर्थ का कोर का अल्ट्रा हॉट और मोल्टेन होना, यही दो रीजन है जिसके कारण अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज इज द प्राइमरी सोर्स वेयर वी कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और यही कारण है अर्थ के मैग्नेटिक होने का। अब लोगों में इस बात के लेके कंटेंशन था कि हाउ कैन यू कंफर्म इट। तो डिफरेंट नियर बाई सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं और सैटेलाइट्स हैं जिनके कोर हॉट हैं भी और नहीं भी, उन पर चेक किया गया कि नंबर ऑफ स्पिन्स और कोर कितना हॉट है और कितने आयंस क्रिएट हो सकते हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग प्लैनेट्स के द्वारा जनरेटेड उनके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होगी। जब चेकआउट किया गया तो कुछ सैटेलाइट्स जिनके कोर ठंडे थे उनमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड निकला, और कुछ प्लैनेट्स जिनके कोर हॉट थे बट हमसे बड़े थे और ज्यादा बार स्पिन करते थे क्योंकि उनकी ऑर्बिट बड़ी थी, दे हैड मोर मैग्नेटिक फील्ड देन एट ऑन अर्थ। तो ये बात कंफर्म हो गया कि हाँ, इट इज द लॉजिकल वे टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो भैया इससे आगे अपने लोग फिगर आउट करेंगे। क्या फिगर आउट करेंगे कि हम मैग्नेट बनाए कैसे और डिफरेंट मटेरियल कितने मैग्नेटिक हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं जब उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बैठाते हैं। तो इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर फर्स्ट टॉपिक हमारी शुरू ही होगी मैग्नेटाइजेशन से, और फिर धीरे धीरे मूव करके अपने लोग टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टीज पर इसको फिनिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, देन लेट्स मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप में इसको शेयर करें, और साथ में ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसे लेक्चर्स लेकर आते रहें। थैंक यू।